जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग चलने वाले हैं क्लास 10th के इतिहास। और इतिहास में पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के हम लोग डीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और आप लोग भी मेरे साथ क्या करिएगा, ऑब्जेक्टिव लगाते चलिएगा और अंत में कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा कितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने सही किया है। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या कहता है कि इटली एवं तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तरी अमेरिका हो जाएगा आपका, बी में है दक्षिणी अमेरिका, सी में यूरोप और डी में है पश्चिमी एशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया अपना आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यूरोप। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। यानी फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला में है हैबसबर्ग। ऑप्शन पहला में हम लोग देखेंगे हैबसबर्ग द्वारा, बी में है आर्लिया वंश द्वारा यानी आर्लिहेंस वंश, और सी में है बुर्बो वंश और डी में है राजशाही। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर लगाइए, कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका हम लोग राइट आंसर जो देखेंगे, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना पुनः वियना कांग्रेस द्वारा हुआ था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बुर्बो वंश द्वारा। बुर्बो वंश द्वारा आंसर। प्रश्न संख्या 3 में हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन नंबर ए में लाल सेना से, बी में कार्बोनरी से, सी में डायट से और डी में है फिलिक फिलिक हेटारिया से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने अपना राइट आंसर मार लिए होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी से। तो आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोनरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। इटली और जर्मनी के विरुद्ध में कौन था। तो चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ए में इंग्लैंड था, बी में रूस था, सी में ऑस्ट्रिया था और डी में परसा था। तो इटली और जर्मनी के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था। तो आंसर आपका राइट हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न, काउंट कावूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो काउंट कावूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए में सेनापति पर, बी में है फ्रांस के राजदूत बना दिया था, सी में प्रधानमंत्री और डी में गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर 5 के कौन हो जाएगा। तो आप लोगों ने आंसर अपना चुन लिए होंगे। चलिए इसका सी आंसर राइट हो जाएगा, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। छठा प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए में सिपाही था, बी में किसान था, सी में जमींदार था और डी में नाविक था। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, आप लोगों ने अपना आंसर चुन लिए हैं। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन है जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन देखते हैं। 7वां प्रश्न के ए में हो गया लुई 18वां, बी में नेपोलियन बोनापार्ट, सी में हो गया नेपोलियन द्वितीय और डी में हो गया बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। आप लोगों ने आंसर अपना चुन लिए होंगे। चलिए हम लोग राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न क्या आपका कहता है। तो 8वां प्रश्न में कहता है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी। जालवेरिन एक जो संस्था थी, कैसी संस्था थी। ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ए में है क्रांतिकारियों की, बी में व्यापारियों की, सी में विद्वानों की था कि डी में पादरी एवं समांतों का था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग फटाफट आंसर अपना चुन लिए होंगे। तो चलिए जालवेरी ने क्या था, तो व्यापारियों की संस्था था। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कहता है कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। यानी रक्त एवं लौ की नीति किसने अपनाया था। 9वां प्रश्न की आंसर हम लोग देखिए। 9वां प्रश्न में ऑप्शन ए में है मेजनी, बी में है हिटलर और सी में बिस्मार्क और डी में है विलियम प्रथम। तो फटाफट इसका आंसर बताइएगा आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौ नीति किसने अपनाया था, बिस्मार्क अपनाया था। अगला प्रश्न चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न,
फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि ऑप्शन नंबर ए में 1864, 1866, 1870 और 1871। तो आंसर इसका राइट क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हम लोग का है, आप लोग अपना आंसर चुन लिए हैं। आंसर इसका डी आंसर राइट हो जाएगा 1871। आप लोग को कमेंट बॉक्स में छाप देना है फ्रैंकफर्ट के संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था। और फ्रैंकफर्ट के संधि डेट के साथ आप बताइएगा कि कितने तारीखें हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न कहता है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स के जो क्रांति है कब हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, आपका बोर्ड के परीक्षा में क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1820 में हुआ था, बी में है 1821 में हुआ था, सी में 1822 ईस्वी में हुआ था, 1823 ईस्वी में हुआ था। आप लोग फटाफट अपना आंसर को चूज कर लीजिए, क्या आंसर हो जाएगा? तो 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति है हुआ था। आप लोग फटाफट बता दीजिएगा नेपल्स किसका हिस्सा था। फटाफट आप लोग इसको क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेपल्स किसका हिस्सा था। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? तो नेपल्स की क्रांति हम लोग देख लिए हैं, और नेपल्स की क्रांति के बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न में कहता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुए थे? ऑप्शन नंबर ए में हमारा फ्रांस दिया हुआ है, बी में ऑस्ट्रिया दिया हुआ है, सी में हंगरी दिया हुआ है और डी में इंग्लैंड दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों ने उम्मीद है चूज कर लिए होंगे। चॉइस आपका क्या हो जाएगा? आंसर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग फिर यहाँ से क्या करिएगा, कमेंट कर सकते हैं कि चार्टिस्ट आंदोलन के कारण क्या था, और उसके बाद बताइएगा चार्टिस्ट आंदोलन कब हुए थे। ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो यूनान कब स्वतंत्र हुआ? तो यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र में घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए में हम लोग देखते हैं 1835 में, डी में है 1832 में, सी में 1842 ईस्वी में और डी में है 1830 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने चुन लिया होगा। 13 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा बउआ? तो 13 नंबर प्रश्न के राइट आंसर 1832 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से फिर एक ऑब्जेक्टिव आपका तैयार हो गया। यूनान स्वतंत्र हुआ यानी कि यूनान राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ, यानी यूनान पहले से किसका गुलाम था? यह ऑब्जेक्टिव आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि यूनान पर किसका आधिपत्य था, और जब यूनान आजाद हुआ था उस समय यूनान के राजा कौन थे। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग को कहता है, प्रश्न संख्या 14, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था, यानी सॉरी हाँ, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था, यानी कि कार्बोनरी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 14 नंबर प्रश्न के ऑप्शन देखिए, 1832 में, 1815 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में। था कार्बोनरी का गठन कब किया गया था? तो आंसर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया है, आंसर इसका सी हो जाएगा 1810 ईस्वी में। कार्बोनरी का गठन कब किया गया था? 1810 में। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 15, 14 के बाद 15। एड्रियानो पुल की संधि कब हुआ था? एड्रियानो पुल की संधि कब हुई थी? आंसर चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, और प्रश्न संख्या है सॉरी ऑप्शन ए हो गया 1828 में, 1829 में, 1830 में, 1831 ईस्वी में। तो एड्रियानो पुल की संधि कब हुआ था? आप लोगों ने अपना ऑप्शन मार लिए होंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर 1829। क्या हो जाएगा यहाँ राइट आंसर? 1829 में हुआ था। आप लोग को कमेंट बॉक्स में छाप देना है एड्रियानो पुल की संधि किन दो देशों के बीच में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या कहता है, चलिए यही क्वेश्चन आ गया, एड्रियानो पुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था। क्वेश्चन आ गया आपका, एड्रियानो पुल की संधि है जो किन दो देशों के बीच में किया गया था। तो थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं हम लोग, किन दो देशों के बीच में किया गया था। तो आंसर इसको हम लोग देखेंगे, एड्रियानो पुल की संधि किन दो देशों के बीच में किया गया था। ऑप्शन आपको मिल जाता है, तुर्की और रूस के बीच में, यूनान और पोलैंड के बीच में, हंगरी और पोलैंड के बीच में, और तुर्की और हंगरी के बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एड्रियानो पुल की जो संधि हुआ था तुर्की और रूस के बीच में हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, सेडोन का युद्ध
किनके बीच में हुआ था? सेडोन का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो 17 नंबर प्रश्न के हम लोग देखिए ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा पर्सा और ब्रिटेन के बीच में, फ्रांस और पर्सा के बीच में। उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, पर्सा और रूस के बीच में। फिर से एक बार हम लोग इसको ऑप्शन चलते हैं, सेडोन का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो ऑप्शन आपने समझ लिए हैं, पर्सा और ब्रिटेन के बीच में हुआ था, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था, पर्सा और रूस के बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों ने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा, तो चलिए हम लोग आंसर इसका राइट कर देते हैं। इसका फ्रांस और पर्सा के बीच में सेडोन का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? ऑप्शन ए है रूस ने, बी ने ऑस्ट्रिया ने, सी ने ब्रिटेन ने और डी में फ्रांस ने था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पोलैंड के विद्रोह का किसने कुचल दिया था? तो रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और 20वां प्रश्न हम लोग लास्ट प्रश्न करेंगे। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था कि सेडेवा में हुआ था कि साइडान में हुआ था कि फ्रैंकफर्ट में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा सेडोन हो जाएगा। तो चलिए 20 प्रश्नों को आप लोगों ने, चलिए एक प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? 21 नंबर प्रश्न कहता है कि यूरोप वासियों के लिए कौन सा देश है जो ज्ञान विज्ञान और साहित्य के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा था? ऑप्शन नंबर ए में है जर्मनी, बी में है तुर्की, सी में यूनान और डी में इंग्लैंड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हम लोग का हो जाएगा यूरोप के लिए क्या है? यूनान हो जाएगा। अगला प्रश्न के चलिए, कहता है युवा इटली संस्था संस्था की विकास किया, यानी युवा इटली की स्थापना, यानी यंग इटली ठेठ भाषा में हम लोग कह सकते हैं, यंग इटली की स्थापना किसने किया था? यदि आपको याद होगा तो 100% आप मार सकते हो ऑब्जेक्टिव। ए में है मेजनी ने किया था, बी में काउंट काबूर ने किया था, सी में गैरीबाल्डी और डी में बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क यहाँ पर लिखा हुआ है, बिस्मार्क ने किया था। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा हम लोग का, तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। आप लोग को कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि यंग इटली की स्थापना कब किया गया था। कमेंट में आप लोग को क्या करना है? तो इसको छाप देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? यानी कि बिस्मार्क क्या था? ऑप्शन आपको ये है, कवि थे, बी में संगीतकार थे, नाटककार थे कि कूटनीतिज्ञ था? तो बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों ने 23 नंबर प्रश्न का आंसर बिल्कुल ही सही सोचे हैं, कूटनीतिज्ञ था। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए छोड़िए, इतना ही तक प्रश्न तक हम लोग चलेंगे मेरे दोस्त। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि यह वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने इतने तक छोड़ दे रहे हैं। तो इतना तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।